नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका साथी मिस्टर घोस्ट। तो आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे उसका नाम एक पुराना वीरन घर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान का लड़का रहता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन उसके पिताजी ने बोला, तुमसे आगे की पढ़ाई पूरी करो। इसलिए वह लड़का शहर के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने अपने मित्र सुरेश को बोला, यार भाई, मेरे लिए एक मकान ढूंढ दे जहां रहकर मैं पढ़ाई करता रहूं और कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब कर सकूं। सुरेश, कल ही हम मकान ढूंढने चलेंगे। अगले दिन वे दोनों 10 बजे मकान ढूंढने के लिए निकल पड़े। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन उनको मकान नहीं मिला। अगले दिन सुबह पास वाले अंकल ने बताया कि एक शहर से बाहर एक मकान है, लेकिन वो जब से बनाया है वह उस मकान में कोई नहीं रहा और वह वीराने में है। रमेश और सुरेश ने दोनों ने एक साथ बोलो, उस मकान की चाबी कहाँ है? उसका मकान मालिक कहाँ रहता है? अंकल ने बोला, मकान तो दिल्ली में ही है और मकान मालिक भी दिल्ली में ही है, लेकिन मकान दिल्ली से थोड़ी दूर है और वीराने में वह मकान दिल्ली से दूर है। इस वजह से उस मकान में काफी समय से कोई नहीं रहा, वह खाली पड़ा हुआ है। रमेश ने सुरेश को बोला कि हम मकान मालिक से बात कर लेते हैं। सुरेश बोला, ठीक है। वो दोनों अंकल से एड्रेस लेकर मकान मालिक के पास गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और मकान को किराए पर लेने की इच्छा जाहिर की। सुरेंद्र सिंह जी उस मकान के मालिक थे। उन्होंने बोला, पूरा मकान किराए पर लेना है या एक कमरा? रमेश बोला कि मैं अकेला रहूंगा, आप उस मकान में एक कमरा, किचन, लेट बाथ मुझे किराए पर दे दीजिए। सुरेंद्र सिंह जी बोले, उसमें 3 कमरे हैं, 2 आगे एक पीछे की तरफ, वही लेट बाथ है। तो रमेश बोला, किराया कितना होगा? मकान मालिक ने बोला, 2000 महीना, पानी बिजली अलग होगी। सुरेश बोला, अंकल किराया कम करो थोड़ा, मकान शहर से दूर है और वीरान भी है। काफी मशक्कत के बाद मकान मालिक ने किराए में 500 रुपए कम कर दिए और पानी का बिल भी माफ कर दिया। रमेश और सुरेश ने बोला, अंकल मकान दिखा दो। वे सभी मकान देखने चल पड़े। दिल्ली से 3 किलोमीटर आगे नई कॉलोनी के शिलान्यास हुआ था। वहां कोने में एक सुंदर सा मकान था। उसके पीछे की तरफ लगभग 500 मीटर आगे मुस्लिम कब्रिस्तान था। सुरेश बोला, रमेश देख ले, डर तो नहीं जाएगा रात को? रमेश बोला, नहीं यार, इसमें डर कैसा? मकान मालिक दोनों को मकान दिखाने लगा। आगे के दोनों कमरे दिखाए, बरामदे में किचन था, पीछे की तरफ एक कमरा और उसके समाने ही लेट बाथ थे। शाम होने को आ गई थी। मकान मालिक बोला, बताइए मकान पसंद आया या नहीं? रमेश बोला, मकान तो ठीक है। मकान मालिक से वो दोनों बोले, कल हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मकान मालिक बोला, ठीक है, लीजिए चाबी। मकान मालिक और वे दोनों वहां से वापस आ गए। रमेश ने रात को सुरेश से बोला, तू भी वहां रह जाना, मकान बड़ा भी है और 2 कमरे भी है, मैं अकेला दोनों कमरों में क्या करूंगा? सुरेश बोला, मैं भी यही सोच रहा था, चल फिर कल दोनों सामान शिफ्ट कर लेते हैं। दोनों ने अगले दिन सामान शिफ्ट कर लिया। दोनों ने अपने अपने कमरों में सामान जमाया और फिर शाम को खाना बनाया और फिर दोनों बातें करने लगे। सुरेश बोला, तू अकेला तो डर जाता, पीछे कब्रिस्तान है, इसलिए तू मुझे भी यही लेकर आज्ञा लेकर। रमेश बोला, मैं नहीं डरता, मैं तो गांव में अकेले ही खेत की रखवाली करता था। सुरेश बोला, चल अब 10 बज गए हैं, अब हमें सोना चाहिए। रमेश बोला, तू सो जा, मैं तो पढ़ाई करूंगा अभी थोड़ी देर। सुरेश बोला, ठीक है। यह कहकर सुरेश सोने चला गया। रमेश खिड़की के पास जहां टेबल कुर्सी लगाए थे वहां बैठकर पढ़ाई करने लगा। उस खिड़की से बाहर की तरह देखने से दूर तक सुनसान रास्ता दिखाई देता था। हवा भी तेज चल रही थी, साए साए की आवाज आ रही थी। कुत्तों के रोने की आवाजें, भावभू की आवाजें आ रही थी। पूरा इलाका सुनसान था। रात के लगभग 12:00 बजे थे।
कुत्ते की आवाज खिड़की के बिल्कुल पास से आने लगी, जैसे कुत्ता खिड़की के पास चिल्ला रहा हो। ऐसी आवाजें उस सुनसान इलाके में हवा भी खौफनाक सुनाई पड़ रही थी। रमेश को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को भगाने के उद्देश्य से खिड़की खोलकर जाली से ही बोला, हट भाग। बोला थोड़ी देर में कुत्ते की आवाज आना बंद हो गई। रात के करीब 1 बजे होंगे। रमेश बाथरूम जाने के लिए उठा और पीछे बाथरूम की तरफ गया। वो जब बाथरूम से बाहर आया तो अचानक उसकी निगाह बंद पड़े कमरे पर गई। उस कमरे की लाइट बंद थी और बाहर कुंदी पर लाल रंग का धागा बंधा था। उसने सोचा शायद मुहूर्त के समय बांधा होगा। ये सोचकर वो कमरे में आ गया। कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। अगले दिन दोनों उठे और नहा धोकर नाश्ता करा और सुरेश तो तैयार होकर जॉब पर चला गया। रमेश घर पर अकेला था तो वो नहा धोकर पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते उसे कुर्सी पर ही नींद आ गई। जब वो उठा तो उसने देखा शाम हो चुकी है। वो किचन में गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। सुरेश भी आ गया ऑफिस से। सुरेश बोला, दिन कैसा रहा आज? सारे दिन क्या करा तूने? रमेश बोला, तेरे जाने के बाद लगभग 12 बजे में सो गया। अभी 6:00 बजे उठा हूं। सुरेश बोला, देर रात तक पढ़ता है, उसी का नतीजा है। ये देख आज ऑफिस से लैपटॉप लेकर आया हूं, चल जल्दी से। कहा खाना बनाकर फिर खाकर फिल्म देखते हैं। रमेश बोला, कौन सी फिल्म? सुरेश बोला, हॉरर फिल्म देखेंगे। रमेश बोला, चल फिर जल्दी से खाना बना लेते हैं। दोनों ने रात को 8:00 बजे तक खाना बनाया। सुरेश बैग लेकर रमेश के पास आया और बोला, नया मकान है, चल थोड़ी सी दारू पी लेते हैं। रमेश बोला, दारू? शराब का सेवन करना हानिकारक है, कहाँ है? सुरेश बोला, बैग में। उसने बैग खोला और बोतल निकली। रात के करीब 9:00 PM बजे थे वे। सुरेश ने जैसे ही दारू की बोतल खोली कि कुत्ते की रोने की आवाज आने लगी। भा उ भा उ। रमेश बोला, ये कुत्ता भी ना रात भर परेशान करता रहा। अब फिर सुरेश बोला, अरे चिल्लाने दे, तू क्यों परेशान हो रहा है? रमेश बोला, नहीं यार, कुत्ते का रोना अपशगुन होता है। सुरेश बोला, तू और तेरा अंधविश्वास, चल अब पेग बना। रमेश बोला, ठीक है मत मान। और फिर उसने पेग बनाने के लिए जैसी ही ग्लास उठाया तो पीछे से बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज आई। डा का जैसे किसी ने गुस्से में बंद करा हो। सुरेश चमक गया। रमेश बोला, अरे तू तो डरपोक है। सुरेश बोला, 1-2 पैक अंदर जाने दे, फिर देखना मेरी हिम्मत। रमेश ने पैक बनाया और दोनों दारू पीने लगे। तभी सुरेश बोला, रमेश तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? रमेश बोला, क्या? सुरेश बोला, छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। रमेश बोला, तुझे चढ़ गई है? सुरेश बोला, नहीं यार, आवाज आ रही है, सुन देख, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। सुन तो अच्छे से। रमेश बोला, देखकर आजा, तू तो हिम्मत वाला है। सुरेश बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। रमेश बोला, तू यहां रुक, मैं जाकर आता हूं। सुरेश बोला, अकेला नहीं रहूंगा मैं यहां। रमेश बोला, तो तू भी चल। दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे कि सुरेश एकदम किसी से टकराया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। रमेश ने उसको उठाया और बोला, चढ़ गई क्या तेर को? और हंसने लगा। सुरेश बोला, नहीं यार, कोई था यार, कोई साया जैसा उससे टकराया था। रमेश बोला, कोई साया नहीं था, चढ़ गई है तुझे। अब चल। रमेश और सुरेश छत पर गए, वहां कोई नहीं था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। साय सान्या की आवाज आ रही थी। सुरेश ने मकान के पीछे पेड़ की तरफ देखा तो ऐसा लगा वहां कोई खड़ा है। उसने रमेश को बोला, इधर आ जल्दी। वो देख को न है यार। रमेश तुरंत सुरेश के बताए हुए पेड़ की तरफ देखने लगा। सुरेश ने हकलाते हुए बोला, द दे
देखा यार, वो काला साया इधर ही देख रहा है। देख हु सा की आंखें चमक रही है। रमेश ने ध्यान से देखा तो वहां एक बिल्ली बैठी थी। रमेश मजाक के अंदाज में बोला, हाँ यार भाग, ये तो कोई चुड़ैल है। सुरेश भागने लगा तो रमेश बोला, अबे डरपोक, वो बिल्ली है। सुरेश ने ध्यान से देखा तो वो वास्तव में बिल्ली थी। रमेश और सुरेश सीढ़ियों से नीचे आ गए। रमेश बोला, अब 11 बज गए हैं, खाना खा ले, फिल्म कल देखेंगे। सुरेश बोला, मैं बाथरूम करके आता हूं, फिर खाना खाएंगे। सुरेश बाथरूम करने चला जाता है। रमेश बर्तन समेटने लगता है, तभी रमेश के चिल्लाने की आवाज आती है, ये क्या है? रमेश जल्दी आ देख पे। क्या है? सुरेश बोला, मैं बाथरूम करके आता हूं, फिर खाना खाएंगे। सुरेश बाथरूम करने चला जाता है। रमेश बर्तन समेटने लगता है, तभी सुरेश के चिल्लाने की आवाज आती है, ये क्या है? रमेश जल्दी आ देखिए। क्या है? रमेश तुरंत ही बाथरूम की तरफ जाता है और सुरेश से बोलता है, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? सुरेश बोलता है कि देख, टॉयलेट सीट पर कौन बैठा है? रमेश, कौन बैठा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सुरेश, अच्छा कोई नहीं है, तब ठीक है। रमेश, तुझे ज्यादा चढ़ गई है। सुरेश, नहीं यार, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि सीट पर कोई बैठा है। रमेश, चल रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। सुरेश, हाँ चल। दोनों कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश जॉब के लिए निकल जाता है। घर पर रोजाना की तरह रमेश डेली रूटीन के काम करके खिड़की के पास बैठा पढ़ाई कर रहा था। अचानक पीछे से उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से निकलकर कोई बाहर की तरफ गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। ये सोचकर वो वापस पढ़ने बैठ गया। करीब शाम के 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। रमेश उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रमेश, कौन है? उसने दरवाजा बंद करा और वापस पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद गेट पर फिर दस्तक हुई। रमेश बोला, कौन है? सुरेश, मैं हूं भाई, गेट खोल। रमेश, आ रहा हूं, रुक। रमेश दरवाजा खोलता है। सुरेश, आज का दिन कैसा रहा? रमेश, ठीक था यार। सुरेश, भाई मैं 2 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूं। अगर तुझे भी चलना है तो कपड़े पैक कर ले। रमेश, नहीं यार, एग्जाम नजदीक है, मैं पढ़ाई ही करूंगा, तू अकेला चला जा। सुरेश, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। सुरेश तैयार होकर निकल जाता है। रमेश घर पर अकेला था तो उसने रात को खाना बनाया और खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। रात के करीब 12:30 बजे होंगे। तभी कुत्ते भौंकने लगे। रमेश ने खिड़की से कुत्ते को भगाया। कुत्ता थोड़ा सा आगे जाकर खिड़की की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। रमेश कुर्सी से उठा और बाहर की लाइट जलाई और हाथ में टॉर्च लेकर बाहर निकला। उसने कुत्ते को भगाने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। कुत्ते को भागते भागते वो घर से थोड़ी दूर निकल आया। वो वापस मुड़ा और घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर आ रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। रमेश के शरीर में अजीब सी हलचल हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी आगे जाकर वो अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ने ही वाला था कि इतने में उसका पीछा कर रहा साया अचानक गायब हो गया और अब एक अजीब सा मंजर उसके सामने था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे एक खंबे के नीचे बैठा है। रमेश उसके पास गया और बोला, आप कौन है? वह बुवा आदमी कुछ नहीं बोला। हाँ तो किसने रमेश की तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा।
इतनी रात को इस वीराने में क्या कर रहे हैं? उस बुड्ढे ने अपनी गर्दन उठाई और रमेश की तरफ देखकर बोला, बेटा मैं तो एक अभागा हूं, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी। रमेश ने अपनी बात दोहराई, सुनिए मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। रमेश ने बोला कि आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलेंगे? बूढ़े आदमी ने बोला, नहीं बेटा तुम परेशान हो जाओगे। गणेश ने, नहीं है, मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। वह दोनों जल्द ही घर पहुंच गए। रमेश घर आकर घर का गेट बंद करो और अंकल को बोला कि आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूं। बूढ़ा आदमी बाथरूम की तरफ गया। उसने अपने हाथ पैर धोए और कमरे की तरफ आया। रमेश ने एक थाली ली और उसके लिए खाना परोसा। बूढ़े आदमी ने बोला, नहीं अंकल आप उठिए और अब तो आप मेरे साथ चलिए। बूढ़े आदमी ने अपना झोतात उठाया और रमेश के साथ चल पड़ा। खाना खाया और रमेश से पूछा, बेटा क्या तुम यहां अकेले रहते हैं? रमेश ने बोला, नहीं मैं और मेरा एक दोस्त यहां रहते हैं। वह किसी काम से जयपुर गया हुआ है और मैं यहां अकेला रह रहा हूं। रमेश में दुल्हन कल रात बहुत हो गई है, अब आप कमरे में सो जाकर सो जाइए। वह बुढ़ा आदमी सोने के लिए कमरे में चला गया। रमेश अकेला खिड़की के एग्युअल रुपया पास बैठा था। उसके मन में कुछ चल रहा था। वह सोच रहा था कि जब मैं अंकल को घर में लेकर आया था तब मैंने उनको बाथरूम में जाने के लिए बोला, पर मैंने उनको यह नहीं बताया कि बाथरूम कहाँ है। लेकिन वह फिर भी वो बाथरूम में चले गए। उनको कैसे पता बाथरूम कहाँ है? नुर्सदजिए। और दूसरी बात, जब मैं उनको सोने के लिए बोला, क्या अंकल आप जाइए और कमरे में सो जाएंगे, तो वह बिल्कुल सही कमरे में कैसे चले गए? तुमको कैसे पता कि हम किस कमरे में सोते हैं? रमेश मन ही मन सोच रहा था कि आखिरी अंकल है कौन, और उनकी भी इस घर के बारे में कैसे पता? रमेश ये सोच रहा था कि जिस बुढ़े इंसान को वो लेकर आया है उसे घर के बारे में इतना कैसे पता? यही सोचते सोचते वो कुर्सी पर ही सो जाता है। जब रमेश सुबह उठता है और कमरे में जाता है, कमरे के अंदर पलंग पर उसे कोई नहीं दिखता है। वो बाथरूम में जाता है लेकिन वहां भी उसे कोई नहीं दिखता। रमेश, अंकल अंकल आप कहाँ है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है दरवाजा खुला था। रमेश सोचता है शायद अंकल बाहर घूमने गए होंगे। वो अपने डेली रूटीन के काम में लग जाता है। करीब 12 बजे वो फ्री होता है। फिर वो गेट पर बैठकर अंकल की राह देखने लगता है। दोपहर के 2:00 बजे तक उसे रोड पर कोई आता नहीं दिखता। वो उठकर खाना बनाने लगता है। खाना बनाकर और फिर खाना खाकर वो छत पर चला जाता है। फिर नीचे आकर सो जाता है। शाम के करीब 6 बजे उसकी नींद खुलती है। वो मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाता है। रमेश अभी पढ़ने बैठा ही था कि कमरे का गेट चरमराकर बंद होता है। रमेश सोचता है शायद हवा से कमरे का गेट बंद हो गया होगा। वो उठा और रसोई में खाना बनाने चला गया। कुछ देर बाद उसने खाना बनाया। उसके बाद वह खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर छत के ऊपर टहलने नहीं चला गया। वह वापस नीचे आया और करीब 9 बजे वह पढ़ाई करने बैठ गया। अभी पढ़ते हुए कल उसको थोड़ी देर हुई थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे से निकलकर कोई रसोई की तरफ गया है। उठा और रसोई की तरफ गया। तू जैसे ही रसोई में गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रमेश ने देखा वह वृद्ध आदमी रसोई में खाना खा रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे अंकल आप कब आए? उन्होंने बोला, बेटा मैं तो यही था, मैं मेरे कमरे में ही था। रमेश, नहीं अंकल आप कमरे में नहीं थे, मैं खुद कमरे में आकर आपको देखकर गया था, लेकिन आप कमरे में नहीं थे। वृद्ध आदमी, मैंने तुझसे बोला ना, मैं कमरे में ही था। उसकी आवाज में एक अलग सा ही कोद झलक रहा था। रमेशा ठीक है, शायद मैं मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही आपको नहीं देख पाया।
वह वृद्ध आदमी कुछ नहीं बोला। रमेश रसोई से निकलकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ने लगा। रात के करीब 12 बजे रमेश को ऐसा लगा जैसे छत के ऊपर कोई घूम रहा है। रमेश, कौन है ऊपर? अंकल आप हो? ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने मन में सोचा शायद अंकल ही होंगे, वापस पढ़ने बैठ गया। रात अधिक हो गई थी, अब नींद सताने लगी। तुमको सोने के लिए कमरे में चला गया। वहां जाकर देखता है कि अंकल सो रहे हैं। उसने उन्हें बिना डिस्टर्ब किए उनकी बगल में जाकर सो गया। सुबह के 6 बजे अलार्म बज गया। उसने बगल में देखा कि अंकल नहीं है। वह बाथरूम गया लेकिन वहां भी अंकल नहीं थे। छत पर गया लेकिन छत पर भी हो अंकल उसे दिखाई नहीं दिए। दरवाजा अंदर से बंद था। वह सोच रहा था कि आखिर वो वृद्ध आदमी गया तो गया कहां। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने पूछा, कौन है? आवाज आएगी, रमेश भाई मैं हूं, दरवाजा खोलो। रमेश, कौन? मैं नाम बताओ। सुरेश। अरे यार मैं सुरेश हूं, दरवाजा खोल। रमेश, अच्छा तू है, मैं तो डर ही गया था। सुरेश बोलता है, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेगा या दरवाजा खोलेगा भी? रमेश, रुक रुक मैं दरवाजा खोलता हूं। उसके बाद रमेश ने दरवाजा खोला। रमेश, कैसी रही तेरी ट्रिप? सुरेश, अच्छी थी। जयपुर में मैं हवा महल घुमा, नाहरगढ़ गया, देशनोक माता के मंदिर गया, वहां से मैं तेरे लिए प्रसाद भी लेकर आया हूं। रमेश, अच्छा तो ला प्रसाद दे। सुरेश, मुझे प्रसाद दे। देता है और उससे पूछता है कि आज मेरे शेर को दरवाजा खोलने में इतना लेट कैसे हो गया? रमेश, कुछ नहीं यार, 2 दिन से एक बूढ़ा आदमी अपने घर में रह रहा है। सुरेश, आश्चर्य से, एक बूढ़ा आदमी और अपने घर में कौन है? तू कैसे जानता है उसे? कहां से आया है? रमेश, सब बता दूंगा, पहले तू हाथ मुंह धो ले और कुछ खा ले। सुरेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। सुरेश, अब बता क्या बात है? रमेश ने उसे सारी बात बता दी। सुरेश, अरे रमेश भाई मुझे दिल्ली का पता नहीं है, क्या हो सकता है? वह इंसान ना हो, वह नर पिशाच हो। ऐसे पिशाच इंसानी रूप लेकर ही आते हैं। रमेश, नहीं यार वह इंसान ही है। सुरेश, आज देख लेते हैं तेरे उस इंसान को भी। बातें करते करते बहुत समय हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि रात के 8 बज चुके हैं। रमेश बोलता है कि सुरेश भाई आप खाना बना लेते हैं। सुरेश, ठीक है भाई चल खाना बनाते हैं। सुरेश और रमेश दोनों खाना बना लेते हैं। उसके बाद सुरेश बोलता है, जी आप थोड़ी वाइन लेगा? नोट, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रमेश बोलता है, ठीक है भाई 1 पैक बना। सुरेश पैक बनाता है। जैसे ही वह दोनों पैक उठाते हैं, सुरेश को ऐसा महसूस होता है कि कमरे से निकलकर कोई रसोई की तरफ गया। सुरेश हंसते हुए बोलता है, ते आ गए तेरे अंकत। रमेश बोलता है, शायद तू सही कह रहा है। सुरेश बोलता है, चट छोड़ उस बूढ़े व्यक्ति को, अपन तो दारू पीते हैं। वह दोनों दारू पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बर्तन गिरने की आवाज आती है। रमेश उठता है, वह रसोई की तरफ जाता है। रमेश देखता है वह बूढ़ा आदमी उसकी तरफ पीठ करे खड़ा हुआ था। रमेश बोलता है, अंकल आज खाने को कुछ भी नहीं है, आप आज घर में नहीं थे तो मुझे लगा आप चले गए, इसलिए मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। वह आदमी चिल्लाकर बोलता है, मेरे लिए खाना नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया खाना? तुझे इस घर में रहना है कि नहीं रहना? उस बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुरेश भी दौड़कर रसोई की तरफ आता है। सुरेश बोलता है, अरे अंकल, हम क्या तेरे नौकर लग रहे हैं जो तुझे रोज रोज खाना बनाकर देंगे? घर से निकालने की धमकी किसको देता है? कौन है बे तू? पहले यह बता तू आता कैसे हो जाता कैसे है? वह वृद्ध आदमी कुछ नहीं बोलता है। सुरेश उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है।
सुरेश बोलता है, मैं तुझसे ही कह रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मेरी तरफ देख। वृद्ध आदमी जैसे ही पीछे घूमता है तो उसे देखकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुरेश की तरफ जैसे ही वह आदमी पलटा तो सुरेश के नीचे से जमीन खिसक गई। उस बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम डरावना था। उसका चेहरा एकदम लाल था, मानो जैसे खून की होली खेल कर आया हो। आंखें तो मानो थी ही नहीं, एक खौफनाक दरिंदा दिखाई पड़ रहा था। सुरेश की हालत ऐसी हो गई थी मानो जैसे उसको काटो तो खून नहीं। उसे देखकर वह बहुत डर गया, एकदम पीछे की तरफ हो गया। रमेश को बोलता है कि देख देख इसको देख। जैसे ही सुरेश उस आदमी के सामने से हटा तो रमेश ने बोला, क्या देखूं? सुरेश दौड़कर कमरे की तरफ चला गया और बोला, उसको बुढ़े इंसान को देख। रमेश बोलता है, देख ही रहा हूं, तू तो ऐसे डर कर भाग रहा है जैसे तूने भूत ही देख लिया हो। सुरेश बोला, वह भूत ही है। रमेश बोलता है, क्या बोल रहा है यार? सुरेश, वही जो तू सुन रहा है। रमेश रसोई से उस बुढ़े आदमी को पकड़ के लेकर आता है और सुरेश के सामने खड़ा करता है और बोलता है, देख यह है भूत। सुरेश जब उस आदमी को देखता है तो वह एक नॉर्मल आदमी की तरह ही दिखाई देता है। सुरेश मन में सोचता है कि जब मैंने इस आदमी को पहले देखा था तब तो यह बहुत डरावना दिख रहा था, ऐसा कैसे हो गया? शायद मैंने ज्यादा ही दारू पी ली है, तभी मुझे अजीब अजीब दिखाई दे रहा है। रमेश बोलता है, सुरेश भाई तुम्हारे दारू फिर चढ़ गई। वह बुढ़ा आदमी सुरेश को देखकर हल्के से मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी दहशत होती है। रमेश, कल आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ चावल बना देता हूं। रमेश सुरेश और उस वृद्ध आदमी को छोड़कर रसोई में खाना बनाने चला जाता है। सुरेश सूरत आदमी कोई एक तक देखता रहता है और वह वृद्ध आदमी भी उसे देखता रहता है। वह वृद्ध आदमी बोलता है कि जो तुमने देखा वह तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह मेरी असलियत है। यह सुनकर सुरेश बहुत डर जाता है और वह रमेश के पास रसोई में दौड़कर चला जाता है। रमेश बोलता है, आप क्या हो गया, अब क्या वापस भूत देख लिया तूने? सुरेश बोलता है, नहीं यार, मैं तो तेरी हेल्प कराने आ गया। वह दोनों खाना बनाते हैं और कुछ बूढ़े आदमी को खाना पर परोसते हैं। जब वह बूढ़ा आदमी खाना खा लेता है उसके बाद वह बोलता है, अब मैं सोने जा रहा हूं। रमेश सुरेश से बोलता है कि सुरेश भाई अब तुम भी सो जाओ। सुरेश घबराया हुआ था, वह रमेश को बोलता है कि नहीं भाई, आज मैं तेरे पास ही बरामदे में सोऊंगा। रमेश बोलता है, मैं बरामदे में कहाँ सोता हूँ, मैं तो कमरे में अंकल के पास ही सोता हूँ, तो तू भी उनके पास हो जा। मैं जब सोने आऊंगा तो मैं नीचे चटाई बिछाकर सो जाऊंगा। सुरेश बोलता है, नहीं भाई, मैं तो यही सोऊंगा। रमेश बोलता है, ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। रमेश रोज की तरह पढ़ाई करके करीब 2 बजे लाइट बंद करके सोने चला जाता है। अचानक रात को सुरेश की नींद खुलती है। वह घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। वह देखता है कि कमरे का पर्दा बहुत तेजी से हिल रहा है। सुरेश एक खड़ा होता है, वह तेजी से लाइट जलाता है और देखता है वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई पीछे खिड़की पर खड़ा है। वह तुरंत ही पीछे पलट कर देखता है, लेकिन खिड़की पर कोई नहीं होता। खिड़की के बाहर एकदम अंधेरा होता है। सुरेश को प्यास भी लग रही थी, इसी कारण वह पानी पीने के लिए रसोई में जाता है। जैसे ही वह रसोई में जाता है तो वह देखता है वह बुढ़ा आदमी रसोई में खड़ा है। सुरेश बोलता है, अंकल आप भी पानी पीने आए हैं? वह बुढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता और सीधा छत के ऊपर चला जाता है। सुरेश दौड़कर रमेश के पास जाता है और बोलता है, रमेश भाई उठो। रमेश उठता है और बोलता है, इतना क्यों चिल्ला रहा है, अभी अंकल जग जाएंगे ना। सुरेश बोलता है, अंकल तो कमरे में है ही नहीं। रमेश जब बेड पर देखता है तो अंकल वहां नहीं थे। रमेश,
अरे यार, वह गए होंगे बाथरूम या फिर रसोई में पानी पीने गए होंगे। सुरेश, नहीं यार, वह रसोई में नहीं है, वह छत के ऊपर गए हैं। रमेश, छत पर, और इस टाइम चलो देखते हैं। सुरेश और रमेश छत के ऊपर टॉर्च लेकर जाते हैं। वह देखते हैं कि छत पर कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा दे रहा था। सुरेश छत के कोने कोने में देखता है, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उसे कहीं नहीं दिखता। सुरेश सोचता है कि आखिर वह बूढ़ा व्यक्ति गया तो गया कहां। रमेश, तूने सही से देखा था, अंकल छत के ऊपर ही आए थे ना? सुरेश, हाँ भाई, वह छत के ऊपर ही आए थे। अगर वह छत के ऊपर आए थे तो गए कहां? सुरेश टॉर्च से छत से नीचे की तरफ देखता है। वह जो देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की गर्दन हवा में उड़ रही थी और उसका धड़ खिड़की में फंसा हुआ था। वो बहुत डर जाता है। वह चिल्लाकर बोलता है, रमेश इधर देख। जब रमेश को नीचे की तरफ देखता है तो यह मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे अंकल को क्या हो गया? सुरेश बोलता है, अंकल का एक भाड़ में तू एक भूत को घर पर ले आया है। वह दोनों डर के मारे छत से नीचे आकर जिस कमरे में ताला लगा था उस ताले को तोड़कर उस कमरे में आ जाते हैं और कमरा अंदर से बंद कर लेते हैं। उनके कमरे के बाहर कुर्सियों के खिसकने की आवाजें आ रही थी, बर्तनों के गिरने की आवाज आ रही थी। उनको एक भयानक चीख भी सुनाई दे रही थी। वह डर के कारण एक दूसरे के चिपक जाते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं। बाहर की तरफ से दरवाजा खटकने की आवाज आती है, लेकिन वह दोनों दरवाजा नहीं खोलते। बाहर से आवाज आती है कि तुम दोनों दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं बिना दरवाजे खुले भी अंदर आ सकता हूं। रमेश हिम्मत करके बोलता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो अंदर आजा, शायद तुझे पता नहीं है, जहां भगवान का वास होता है वहां भूतों का निवास नहीं होता। सुरेश जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह कमरा भगवान की मूर्तियों और फोटो से भरा हुआ था। रमेश बोलता है, तू कौन है और तू हमें मारना क्यों चाहता है? मैं एक इंसान होने के नाते तेरी सहायता की थी। तुझे बुरा इंसान समझकर मैं घर पर लेकर आ गया, तुझे खाना भी दिया और तो हमें ही मारने पर उतारू हो रहा है। सुरेश मन ही मन सोचता है, यह रमेश तो एक ना एक दिन मुझे मरवा कर ही मानेगा। कुछ देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आती, एकदम शांत हो जाता है। सुरेश हाथ में गंदी घड़ी में इस समय देखता है, घड़ी में सुबह के 5 बज गए थे। सुरेश बोलता है, शायद वह चला गया। रमेश बोलता है, मुझे भी यही लगता है, चल हम दरवाजा खोलते हैं। वह दोनों जब दरवाजा खोलते हैं तो घर की हालत देखकर उनके मन में एक ही विचार आता है कि आज ही मैं घर खाली कर देना चाहिए। यह सोचकर वह दोनों अपना सारा सामान पैक करके और उस मकान से चले जाते हैं। मकान मालिक के पास जाकर बोलते हैं, हमने आपका मकान खाली कर दिया है, अब आप किसी दूसरे को देना चाहे तो दे सकते हैं। मकान मालिक बोलता है, क्या हुआ? रमेश बोलता है, कुछ नहीं अंकल, अब हम जयपुर रहेंगे। सुरेश बोलता है, भाई रमेश, तूने मकान मालिक को सारी बात क्यों नहीं बताई? रमेश बोलता है कि जब उसको सारी बातें पता है तो हम उसे क्यों बताएं? सुरेश बोलता है, उसे पता है तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? रमेश बोलता है, क्योंकि अगर वह हमें बता देता तो शायद हम उस घर में रहने ही नहीं जाते। आज भी वह मकान उसी हालत में, उसी वीराने में खड़ा है। सुरेश और रमेश अब मेरे साथ रहते हैं। ऐसी ही सच्ची कहानियां पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपकी कहानी कैसी लगी और अब आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।